डॉक्टर अंजलि मंत्रमुग्ध होकर मुख्य अतिथि का स्पीच सुन रही थी। उसने जो रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था, उसकी इस स्पीच में विशेष सराहना की गई थी। आज उसे अपनी पूरी मेहनत सफल होती नजर आई। पास की सीट पर बैठे हुए डॉक्टर राजीव ने उसकी तरफ देखकर बधाई भरी एक मुस्कुराहट बिखेर दी। जवाब में मुस्कुराकर डॉक्टर अंजलि ने भी मौन शुक्रिया अदा कर दिया। स्पीच खत्म होने के बाद वहीं पर चाय नाश्ते का इंतजाम था। सभी डॉक्टर बाहर निकलकर आपस में बात करते हुए चाय नाश्ता करने लगे। डॉक्टर राजीव अपनी चाय का प्याला लेकर उस तरफ चले आए जहां डॉक्टर अंजलि एक कोने में खड़ी होकर बाहर देखते हुए चाय पी रही थी। हेलो डॉक्टर अंजलि, आज तो अपनी रिसर्च के कारण आप पूरे सेमिनार की शोभा बन गई हो। डॉक्टर जेनित आपकी रिसर्च से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहते हुए राजीव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। थैंक्स डॉक्टर राजीव, कहकर मुस्कुराते हुए डॉक्टर अंजलि ने धीरे से डॉक्टर राजीव का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। डॉक्टर राजीव ने पूछा, इसके बाद आपका क्या करने का इरादा है? सभी लोगों की तरह मेरा भी आगे पढ़ाई करने का है, पर मेरी आर्थिक स्थिति मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ। थोड़े गंभीर स्वर में अंजलि बोली। अरे क्यों? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? चेहरे पर उदासी लाकर अंजलि बोली। मेरे मम्मी पापा दोनों आज से 3 साल पहले रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो चुके हैं। किसी तरह से मैंने उनके बचे हुए पैसे का उपयोग करके MBBS कर लिया, पर आगे पढ़ने के लिए जितना अधिक पैसा चाहिए उतना संभव नहीं है। बस इसी कारण अब किसी नौकरी की दरकार है। अगर ऐसा है, आप मेरे साथ जयपुर चलिए, वहाँ पर मेरा काफी लोगों से परिचय है। किसी न किसी अस्पताल में आपके नौकरी की समस्या का समाधान निकल आएगा। मैं इस पर विचार करूंगी, कहते हुए अंजलि स्नैक्स उठाने के लिए काउंटर की तरफ चली गई। हॉल से बाहर निकलते समय डॉक्टर राजीव एक बार फिर उसकी तरफ आए और अधिकार पूर्वक कहा, अंजलि, आप एक बार मेरे साथ जयपुर चलिए ना। वहीं आपका घूमने का भी हो जाएगा और मेरे पापा के दोस्तों से आपकी नौकरी की बात का भी समाधान निकल आएगा। डॉक्टर राजीव की बातों से अंजलि प्रभावित तो हुई, पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाई। अंजलि 26 वर्षीय सामान्य कद-काठी की लड़की थी। उसका रंग रूप सामान्य ही था। रंग गेहुआ और नयन नक्श सामान्य ही थे। हाँ, पर उसकी लंबी चोटी कमर तक आती थी। इसी सामान्य शक्ल सूरत के चलते उसके कलीग्स का उसकी तरफ आकर्षण कम ही रहता था, और शायद यही कारण था कि अब तक उसका कोई भी पुरुष मित्र नहीं था। वैसे भी मुर्दों के शरीर की चीर-फाड़ करते हुए डॉक्टर लोगों का मन इमोशन से रहित हो जाता है। अंजलि भी प्यार को मात्र इमोशन ही समझती थी। इसी कारण उसका भी किसी पुरुष की तरफ कोई खास झुकाव नहीं था। अपना बैग उठाते हुए वो उस होटल की तरफ चल पड़ी जहां पर उसके रुकने का इंतजाम किया गया था। इस होटल में डॉक्टर राजीव भी रुके हुए थे। राजीव ने अंजलि को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया था। अपना सामान पैक करने के बाद न जाने क्या सोचकर डॉक्टर राजीव अंजलि के कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचे और उन्होंने डोरबेल बजा दी। कौन है? कहते हुए अंजलि ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। डॉक्टर राजीव को गेट पर खड़ा देखकर उसने उन्हें अंदर आने को कहा। डॉक्टर राजीव ने एक बार फिर अंजलि से कहा, देखो डॉक्टर अंजलि, मेरे पिता का जयपुर के मेडिकल फील्ड में काफी बड़ा नाम है और उनके लगभग सभी हॉस्पिटल में संबंध हैं। वो तुम्हारे लिए जयपुर या भोपाल में नौकरी की व्यवस्था करवा देंगे।
मेरी बात मानो तो वापस अपने शहर भोपाल जाने की जगह मेरे साथ मेरी कार में से जयपुर चली चलो। इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है। जयपुर से भोपाल के लिए अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी है, वहां से तुम भोपाल चली जाना। अंजलि ने अपने मन में विचार करते हुए राजीव की तरफ देखा। राजीव 35 से 36 साल का भरी पूरी देह वाला गोरा चिट्ठा स्मार्ट युवक था। उसकी सुंदर आंखें और घुंघराले बाल उसे विशिष्टता प्रदान करते थे। धन वैभव की ठसक उसके रोम रोम में बसकर उसके अभिजात्य होने की गवाही देते थे। न जाने क्या सोचकर अंजलि ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर राजीव से कहा, ठीक है, आप जब इतना कह रहे हैं तो मैं भोपाल का अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवा लेती हूँ और आज शाम को आपके साथ जयपुर चली चलती हूँ। ये हुई ना अच्छे दोस्तों वाली बात। कहते हुए डॉक्टर राजीव ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए अंजलि ने एक बार फिर राजीव का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इस बात पर क्या एक कप चाय नहीं पिलाओगी? कहते हुए मुस्कुराकर राजीव ने अंजलि की आंखों में देखा। क्यों नहीं, जरूर। कहते हुए अंजलि ने फोन से रूम सर्विस को चाय और स्नैक्स का ऑर्डर कर दिया। अंजलि ने डॉक्टर राजीव से पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं हूँ, मेरे पापा हैं और मेरी एक बहन है जिसकी मैरिज हो चुकी है और वो अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती है। डॉक्टर अंजलि की दिलचस्पी राजीव में जगने लगी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी तो हुई थी, पर मेरी पत्नी मेरी व्यस्तता के चलते मेरा साथ छोड़कर तलाक लेकर किसी अपने पुराने दोस्त के साथ चली गई। तब से अब दोबारा शादी करने का मन नहीं करता, इसी कारण अकेले हैं। कहते हुए राजीव भावुक हो गए। आई एम वेरी सॉरी। कहते हुए डॉक्टर अंजलि ने स्नैक की प्लेट राजीव की तरफ बढ़ा दी। राजीव ने स्नैक उठाते हुए एक नजर डॉक्टर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। न जाने वो क्या सोच रही थी। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अंजलि ने पूछा, मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो तो आपके पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कॉन्फ्रेंस से अगर दो डॉक्टर साथ जा रहे हैं तो इसमें सोचने की क्या बात है? कहते हुए डॉक्टर राजीव ने अंजलि की तरफ देखा। तो ठीक है, फिर मैं आपके साथ ही चलती हूँ। कहते हुए अंजलि ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। शाम होने के पहले अंजलि डॉक्टर राजीव के साथ उनकी कार में बैठकर जयपुर की तरफ चल पड़ी थी। दोनों की बातों में धीरे धीरे अजनबीपन की जगह बेतकल्लुफी नजर आने लगी। एक अच्छा दोस्त पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ राजीव के हाथ पर रख दिया और वो बोली, मेरी जिंदगी में भी आपसे पहले कोई दोस्त नहीं था। आपने मदद के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। राजीव ने हौले से डॉक्टर अंजलि का हाथ सहला दिया। फिर तो उन दोनों के बीच में बातों का एक सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे उनकी बातें नजदीकियों में बदलती चली गई। जयपुर में डॉक्टर राजीव ने अंजलि को एक होटल रूम बुक कर दिया था। सीधे वो अंजलि को लेकर इस होटल में पहुंचा और अंजलि का सामान उठाकर उसके रूम में जमा दिया। इसके बाद वे दोनों डॉक्टर राजीव के घर गए। राजीव के पापा राजीव का इंतजार कर रहे थे। राजीव ने अपने पापा से डॉक्टर अंजलि का परिचय करवाया और बोला, पापा, ये डॉक्टर अंजलि है, भोपाल से ये भी कॉन्फ्रेंस में आई थी। इनके रिसर्च पेपर की वहाँ सभी ने बहुत सराहना की है। इसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप भोपाल के किसी अस्पताल में इसकी नौकरी लगवा दीजिए प्लीज़।
राजीव के पापा को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई और उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा। लो मैं अभी चांदनी अस्पताल में फोन लगाकर अपने दोस्त को बोल देता हूँ, वो अंजलि को अपॉइंटमेंट दे देगा। उसके अस्पताल में तो वैसे ही कई डॉक्टर काम करते रहते हैं। ये कहते हुए उन्होंने चांदनी अस्पताल के डॉक्टर सिंगल को फोन कर दिया और इस तरह अंजलि की नौकरी भोपाल के चांदनी अस्पताल में पक्की हो गई। डॉक्टर अंजलि की खुशी आज सातवें आसमान पर थी। बस सोच भी नहीं पा रही थी कि 2 पल में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो राजीव के घर पर चाय नाश्ता करने के बाद राजीव के साथ होटल चली आई। राजीव के साथ होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे राजीव के पिता द्वारा डॉक्टर सिंगल के प्रतिष्ठित चांदनी अस्पताल में नौकरी लगवा देने की ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि इतने बड़े अस्पताल में काम करने के बाद उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसीलिए उसके मन में डॉक्टर राजीव और उसके पिता के प्रति कृतज्ञता के भाव आ रहे थे। होटल के कमरे के अंदर जाने के बाद उसने राजीव से कृतज्ञता पूर्वक कहा, थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपने मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आसान कर दी। मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तुमने इतने बड़े अस्पताल में मुझे अच्छी वेतन वाली नौकरी दिलवाकर मुझे ऑब्लाइज कर दिया है। आप कैसी बात करती हैं? एक कलीग होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि मैं यथासंभव अपने साथी की मदद करूं और वही मैंने किया। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो इसी बात पर चलिए, मुझे एक कप चाय और पिला दीजिए। मुस्कुराते हुए राजीव बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मेरी इच्छा है कि आप आज का डिनर मेरे साथ यही होटल में करें। कहते हुए डॉक्टर अंजलि ने राजीव की आंखों में झांका। ये तो मेरे लिए सौभाग्य होगा कि अपनी एक प्यारी सी फ्रेंड के साथ इस हंसी शाम को वक्त गुजारने का सुनहरा मौका मिलेगा मुझे। कहते हुए राजीव मुस्कुरा दिए। रात को डिनर करते हुए रात गहरी हो चुकी थी। राजीव ने कल के लिए जयपुर भ्रमण का प्रोग्राम फिक्स कर लिया, जिसको अंजलि ने स्वीकार भी कर लिया था। राजीव अंजलि को उसके कमरे तक छोड़ने गए। कमरे में पहुंचते ही अंजलि का सैंडल कारपेट में उलझ गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। राजीव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उठाकर पलंग पर लेटा दिया। ऐसा करते समय लता सी लहराती हुई अंजलि का सारा बदन उनके शरीर से लिपट गया। अंजलि के गर्भ शरीर और उत्तंग वक्षस्थल डॉक्टर राजीव के सीने से लगकर एक विद्युत तरंग का सा झटका दे रहे थे। पलंग पर लिटाते हुए डॉक्टर राजीव ने देखा कि अंजलि ने शायद शर्म से और दर्द के कारण आंख बंद कर ली थी। ना मालूम क्या सोचकर बेखुदी में ही डॉक्टर राजीव के होठ अंजलि के माथे पर जा पहुँचे। अंजलि के माथे पर चुंबन अंकित करने के बाद जब अंजलि की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और उसने जब आंखें बंद ही रखी तो भावनाओं के ज्वार में डॉक्टर राजीव के अधर होले से बढ़कर अंजलि के अधरों से जा मिले। ये शायद कृतज्ञता थी या उम्र का तकाजा कि डॉक्टर अंजलि के हाथ अपने आप बढ़कर राजीव के गले के चारों ओर लिपट गए और उसने उनके चुंबन का प्रति उत्तर बहुत गर्मजोशी के साथ दे दिया। बिना एक शब्द बोले डॉक्टर राजीव अंजलि के साथ पलंग पर ही लेट गए और उन दोनों की प्रेम कीड़ा बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। कब उनके शरीर से कपड़े निकालकर एक तरफ जा पड़े, जोश में उन्हें पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद जब उन दोनों का भावनाओं का ज्वार उतर गया तो डॉक्टर राजीव अंजलि से गुड नाइट कहकर अपने घर को चल पड़े।
सुबह लगभग 7 बजे राजीव अपनी कार के साथ फिर से होटल में मौजूद थे। डॉक्टर अंजलि अपने जीवन के प्रथम सहवास के बाद अनुरक्त भाव से डॉक्टर राजीव का इंतजार कर रही थी। राजीव ने कमरे में आकर अंजलि को फिर से अपनी बाहों में ले लिया और पूरे समर्पण के साथ अंजलि उनकी बाहों में मोम की तरह पिघलती चली गई। इसके बाद अंजलि और राजीव जयपुर पैलेस देखते हुए अन्य स्थलों पर भ्रमण करते रहे। डॉक्टर अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो राजीव के साथ हनीमून पर आई हो। जयपुर भ्रमण के दौरान अपने आसपास के लोगों की चिंता न करते हुए वो नव प्रेमी युगल अपने प्यार की रंगीन बातों में खोए हुए सारे दर्शनीय स्थलों को देखते रहे और होटल लौट के आने के बाद उनका प्यार फिर उन्हीं बिस्तर पर एक साथ ले आया। प्यार के अनंत सागर में एक बार फिर डूबने के बाद राजीव अंजलि के होठों पर चुंबन करके अपने घर चले गए। अगले दिन डॉक्टर अंजलि को वापस भोपाल जाना था। अंजलि बेमन से ट्रेन में बैठकर भोपाल चली आई। भोपाल आने के बाद अंजलि हमेशा अपने प्रथम प्रेम और प्रथम समर्पण की यादों में खोई रहती थी। उसके सपने में हर रोज डॉक्टर राजीव आकर उसके साथ प्रणय क्रीड़ा किया करते थे। कभी वो उनकी बाहों में पिघलती सी जाती थी तो कभी आगे बढ़कर कई बार राजीव को अपनी तरफ से प्यार की ऊंचाइयों तक छेड़खानी करते हुए ले जाती थी। अंजलि के जाने के बाद राजीव अपनी पुरानी जिंदगी में रम गए थे। उनकी अनेक महिला मित्र थी जिनके साथ उनकी हर शाम अक्सर रंगीन हुआ करती थी। उन्हें अब सामान्य शक्ल सूरत वाली डॉक्टर अंजलि कम ही याद आती थी। हाँ, उन्हें इस बात की अवश्य प्रसन्नता थी कि डॉक्टर अंजलि का कौमार्य पहली बार उन्हें ही प्राप्त हुआ था, जो अन्य किसी महिला से नहीं हुआ था। शायद यही बात उन्हें कभी कभी अंजलि की तरफ आकर्षित कर देती थी। अंजलि अक्सर अपनी तरफ से ही उन्हें फोन किया करती थी, पर कभी कभार को छोड़कर डॉक्टर राजीव उसके फोन को अटेंड ही नहीं करते थे। डॉक्टर अंजलि को लगता था कि अपने व्यवसाय में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण शायद राजीव इसकी अनदेखी करते रहते हैं। इस बार शनिवार इतवार से साथ सोमवार को गुरु रविदास जी की जयंती थी। इस कारण 3 दिन की छुट्टियां आ गई थी। डॉक्टर अंजलि ने अचानक ही अपना प्लान जयपुर जाने का बना लिया और डॉक्टर राजीव को बिना बताए ही वो जयपुर जा पहुंची। प्रकृति का भी कभी कभी कितना अजीब संयोग होता है कि अंजलि जिस होटल में पहले रुकी थी उसी में उसे एक रूम मिल गया। वो शाम को अपने रूम से बाहर निकली, तभी उसे होटल के कोने वाले रूम में डॉक्टर राजीव एक सुंदर सी लड़की के साथ कमरे के अंदर जाते दिखाई दिए। लड़की डॉक्टर राजीव की बाहों में बेकरारी के साथ लिपटी हुई थी, जिससे स्पष्ट पता चल रहा था कि वो रूम में किस लिए जा रहे हैं। डॉक्टर अंजलि पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो दबे पांव चलती हुई रूम के दरवाजे तक जा पहुंची और उसने डोर के हॉल से अंदर का नजारा देखा। सामने बिस्तर पर डॉक्टर राजीव उस लड़की के साथ बिना कपड़ों के नंगे अवस्था में प्रतिक्रिया में संलग्न थे। अब अंजलि को पूरा विश्वास हो गया कि नौकरी दिलाने के नाम पर राजीव उसे जानबूझकर जयपुर लाए थे और उसे अपने जाल में फंसाकर उसका कौमार्य भंग कर दिया था। अपने जीवन को इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर माता पिता विहीन डॉक्टर अंजलि का मन शीशे के बर्तन की तरह नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया था। कुछ समय तक वो कर्तव्य विमूढ़ होकर बिस्तर पर अनमनी सी लेटी रही। फिर उसने ये निर्णय लिया कि जो भी हो अब राजीव को उससे विवाह करना ही पड़ेगा। इसके लिए उसे जो भी बन सकेगा वो अवश्य करेगी। यही सोचकर अगले दिन सुबह वो डॉक्टर राजीव के घर
जा पहुंची। उसे देखकर डॉक्टर राजीव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर अंजलि, बिना बताए जयपुर आप आ गई। डॉक्टर अंजलि सपाट लहजे में बोली, मैं रात को ही जयपुर आ गई थी और होटल अमल के ही रात को रुकी थी। तभी रात को 10:30 बजे के लगभग मैंने तुम्हें भी कोने वाले कमरे में किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था। ये सुनकर डॉक्टर राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ये स्पष्ट हो गया था कि डॉक्टर अंजलि ने उसे उसकी नई प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था। डॉक्टर अंजलि सीधे से अपने पॉइंट पर आ गई और बोली, डॉक्टर राजीव, अब मुझे ये बताइए कि अब हम लोग शादी कब कर रहे हैं। अंजलि के मुंह से शादी की बात सुनकर डॉक्टर अचकचा गए। निश्चिंत तौर पर वो अंजलि जैसी साधारण शक्ल सूरत की और मध्यम वर्गीय कन्या से विवाह करने के उत्सुक नहीं थे। उनके पापा उसके दूसरे विवाह के लिए एक बड़े डॉक्टर की बेटी का प्रस्ताव पहले ही ला चुके थे और उस पर डॉक्टर राजीव की भी सहमति हो चुकी थी। कुछ सोच विचार के बाद राजीव ने कहा, देखो डॉक्टर अंजलि, तुम पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों का सामाजिक स्तर अलग अलग है और हम लोगों के बीच शारीरिक संबंध भले ही बन चुका हो, पर हमारा विवाह होना संभव ही नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद मैं अवश्य कर दूंगा, पर प्लीज विवाह की बात मत करना। बहुत खूब, किसी डॉक्टर के कौमारी की कीमत चंद रुपए ही हो सकती है आपकी निगाह में, कहकर डॉक्टर अंजलि के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। इसे तुम जैसे भी समझो वही ठीक है। कहते हुए डॉक्टर राजीव उसे ड्राइंग रूम में ही छोड़कर अपना बैग लेकर तेजी से अपनी कार की तरफ चले गए। अपने साथ हुए इस तरह के धोखे को डॉक्टर अंजलि सहन नहीं कर पाई। अपमान और वितृष्णा से भरी हुई अंजलि का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपना पर्स उठाया और राजीव के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। चीखते हुए उसने कहा, डॉक्टर राजीव, आपने जो किया है उसका फल अब आपको भोगना ही पड़ेगा। अपने इस दुष्कर्म के लिए निश्चित तौर पर सजा के पात्र हो। डॉक्टर राजीव उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी कार में बैठकर घर से बाहर चले गए। डॉक्टर अंजलि सीधी पुलिस थाने जा पहुंची और वहां जाकर उसने डॉक्टर राजीव की विवाह का वादा करके उससे शारीरिक शोषण की शिकायत थाने में दर्ज कर दी। उसने शिकायत में लिखा कि अब डॉक्टर राजीव उससे विवाह करने में आनाकानी कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अत्यंत हाई प्रोफाइल था, इसलिए पहले तो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की, पर जब डॉक्टर अंजलि ने सीधा आईजी पुलिस को फोन लगा दिया तो आईजी की फटकार से विवश होकर इंस्पेक्टर को उसकी रिपोर्ट लिखना ही पड़ा। सबूत के तौर पर डॉक्टर अंजलि ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें डॉक्टर राजीव उसके कमरे में रात को आकर रुके थे तथा अपने जयपुर से भोपाल जाने वाले उसके टिकट का ब्यौरा भी दिया था। ये टिकट वही था जिसे डॉक्टर राजीव ने अपने अकाउंट से बुक कराया था। इसके अलावा डॉक्टर अंजलि के अंतर्वस्त्र, जिस पर राजीव के सेमेंस के धब्बे थे, जिसे प्यार की पहली निशानी समझकर उसने अपने बॉक्स में बड़े प्यार से रखा हुआ था, उसको भी उसने सबूत के तौर पर पेश कर दिया। डॉक्टर राजीव की गिरफ्तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसके पिता ने जुगाड़ लगाकर डॉक्टर राजीव की जमानत करवाई, पर इस सब में भी काफी समय लग गया और लगभग 1.5 महीने तक डॉक्टर राजीव को जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि सेमेंस का जो डीएनए टेस्ट शासकीय लैब होना था वो एक डॉक्टर का केस था और अंजलि अच्छी तरह जानती थी कि
जब भी सैंपल लैब में भेजा जाएगा वहां पर ये सैंपल रिश्वत देकर चेंज हो सकता है, इसलिए उसने अपने अंतर वस्त्र का केवल एक टुकड़ा ही सैंपल को भेजा था और बाकी का अपने पास रख लिया था। यही बात उसने उसे लैब के उस डॉक्टर को बता दी थी जहां पर डीएनए का टेस्ट होना था। अब लैब के उस डॉक्टर के पास और कोई उपाय नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वो सच्ची डीएनए रिपोर्ट दे। डॉक्टर अंजलि ने अपने पद का प्रयोग करते हुए लैब पर जल्दी रिपोर्ट जमा करने का पूरा दबाव भी बनाया। परिणाम ये हुआ कि 4 महीने के बाद रिपोर्ट कोर्ट के पास जा पहुंची। डॉक्टर राजीव के वकील ने स्पष्ट तौर पर डॉक्टर राजीव को और उनके पिता को सलाह दी कि डॉक्टर राजीव को निश्चित तौर पर सजा हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही है कि राजीनामा कर लिया जाए। डॉक्टर राजीव के पिता डॉक्टर अंजलि के पास जा पहुंचे। उन्होंने उसे लगभग 1 करोड़ का एक मकान भोपाल में ही देने का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया, पर डॉक्टर अंजलि डॉक्टर राजीव से विवाह के लिए ही अड़ी रही। मजबूर होकर अंत में डॉक्टर राजीव और उनके पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए और एक सादे समारोह में वो दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। डॉक्टर अंजलि डॉक्टर राजीव और उनके पिता को विवाह के लिए मजबूर करके डॉक्टर राजीव की कानूनी अर्धांगिनी बनकर उसके घर जयपुर तो आ गई, पर जयपुर में अपने प्रबल विरोधियों के बीच में उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये लगातार अंजलि के दिमाग में खतरे की घंटी बनकर गूंजता रहता था। डॉक्टर राजीव न तो सुहागरात की रात को उसके पास आए और न ही किसी ने उसका दुल्हन की तरह कोई स्वागत ही किया। अंजलि मानसिक तौर से इस सब के लिए पहले से ही तैयार थी, इसलिए उसे इस सब घटनाक्रम से कोई हैरत भी नहीं हुई। उसने नौकर को बोलकर अपने लिए खिचड़ी बनवाकर अपने कमरे में मंगा लिया और उसे खाकर अपना दरवाजा बंद करके तथा सुरक्षा के सारे इंतजाम करके वो चुपचाप सो गई। सुबह उठकर उसने राजीव और उसके पापा के लिए नाश्ता बनाया और उन्हें खाने के लिए बुलाने चली गई। यह बात और है कि उन दोनों ने अंजलि के हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं किया। उसी दिन अंजलि ने बाहर जाकर एक ऑटो रिक्शा किया और अपने लिए एक मेडिकल स्टोर में जाकर उसके पास ही छोटा सा कंसल्टेशन रूम किराए पर ले लिया, जहां पर बैठकर वो मरीज का इलाज कर सके। डॉक्टर अंजलि क्लिनिक लिखा फ्लैक्स का बैनर बनवाकर उसने कंसल्टेशन रूम के बाहर लगा दिया और उसी दिन से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसे उसी दिन 4-5 पेशेंट इलाज के लिए उपलब्ध हो गए और इस तरह से उसकी अपनी गाड़ी चल निकली। अब अंजलि सुबह 9 बजे अपनी क्लिनिक पर पहुंच जाती और दोपहर को 1 बजे इस क्लिनिक में अपना लंच करती तथा शाम को 8:30 बजे क्लिनिक में ताला लगाकर राजीव के घर पहुंच जाती। घर पर अक्सर कोई उसे बातचीत नहीं करता था, सिर्फ नौकर ही थे जो मालिक के घर न होने के पश्चात उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। जब राजीव या उसके पापा घर पर होते थे तो नौकर भी अपनी तरफ से अंजलि से दूरी ही बनाकर रखते थे। डॉक्टर अंजलि अपनी तरफ से कई बार डॉक्टर राजीव और पापा जी से बात करने की कोशिश करती रहती थी, पर वो लोग उसे किसी भी तरह की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। अंजलि ने कभी भी ना तो उनकी कार उपयोग की थी और न ही कोई अन्य वस्तु, न ही वो उसके उनके रुपए पैसे खर्च करने में दिलचस्पी दिखाती थी। हाँ, उल्टा उसे जो कुछ बनता था वो खाने पीने का और घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान लाकर किचन में सजा देती थी। इतनी व्यवस्था के बाद भी वो हमेशा कोशिश करती थी कि घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां हमेशा पूरी करती रहे। इसी तरह धीरे धीरे करके समय बीतता गया।
डॉक्टर राजीव की दिनचर्या लगभग पहले की ही तरह थी। गाहे बगाहे उन्हें किसी न किसी होटल में जाकर अपनी महिला मित्रों के साथ रंगरलियां मना लेना अब भी पहले की ही तरह चल रहा था। एक दिन डॉक्टर राजीव एक नई महिला मित्र के साथ अपने ही खाली पड़े एक फ्लैट में मौज मस्ती करने के लिए चले गए। उनकी ये नई मित्र एक बेहद चालाक और धूर्त किस्म की महिला थी। उसने डॉक्टर राजीव से कहा, अगर आपको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं तो कुछ इस तरह नया कीजिए जिससे सेक्स का पूरा मजा लिया जा सके। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कीजिए जैसे मैं आपसे संबंध बनाने की इच्छुक नहीं हूँ और आप मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरे साथ रेप कर रहे हो। ऐसा करने से हमारे मनोरंजन का मजा दुगना हो जाएगा। डॉक्टर राजीव की आंखें इस प्रस्ताव को सुनकर खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसमें बड़ा मजा आएगा। आज हम लोग यही खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, मैं अभी फ्लैट के दूसरे कमरे में जा रही हूँ। आप वहीं आ जाइए और वहीं से हम अपना ड्रामा शुरू करेंगे और मस्ती भी करेंगे। राजीव खुशी खुशी इस खेल के लिए तैयार हो गए। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया और जैसा कि उनकी महिला मित्र ने कहा था, फ्लैट के जिस कमरे में रीता मौजूद थी, डॉक्टर राजीव ने वहां पहुंचकर उससे प्रणय याचना की। रीता के द्वारा गुस्सा दिखाने पर उन्होंने उसे चोटी से पकड़कर खींचकर पलंग पर पटक दिया। इस बीच रीता उनसे गिड़गिड़ाकर इस तरह रहम की भीख मांगती रही जैसे कि रेप के दौरान एक नादान लड़की मांगती रहती है। और जैसा पहले से तय था, डॉक्टर राजीव ने उसके कपड़े फाड़कर उतार दिया था। उसके अंतर्वस्त्र को भी खींचकर फाड़ते हुए उतार डाला और उन्होंने पहले से तय प्रोग्राम के हिसाब से उसे महिला मित्र से लगभग जबरदस्ती करते हुए सचमुच ही रेप सीन क्रिएट कर दिया। इसमें डॉक्टर राजीव को बहुत ही मजा आया। अपने एक मित्र की मदद से रीता ने बड़ी चालाकी से इस घटनाक्रम का पूरा वीडियो बनवा लिया था। अगले दिन शाम को उनकी इस नई महिला मित्र रीता ने वीडियो की क्लिप डॉक्टर राजीव को भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर राजीव अब बहुत बुरी तरीके से उसके चंगुल में फंस चुके थे। वीडियो लीक हो जाने पर सामाजिक तौर पर उनकी बहुत बदनामी होती, इसलिए पहले तो कुछ समय तक वो रीता की मांग पूरी करते रहे, पर धीरे धीरे उनके हाथ से उनकी अधिकांश जमा पूंजी रीता के पास जा पहुंची। डॉक्टर राजीव अब मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहने लगे और शराब का सेवन करने लगे थे। डॉक्टर अंजलि राजीव के व्यवहार में आए इस बड़े परिवर्तन को लगातार देख रही थी। राजीव परिस्थितियों से हार कर बुरी तरह से टूट चुके थे। एक रात को जब अंजलि अपने क्लिनिक से लौटकर घर आई तो राजीव के कमरे के सामने से गुजरने पर उसने राजीव को फोन पर रीता से बात करते हुए सुना। डॉक्टर राजीव रोते हुए रीता से रहम की भीख मांग रहे थे और कह रहे थे, अब मेरे पास देने को और कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सारा बैंक बैलेंस तो तुम्हें दे दिया है, कम से कम अब तो मुझे बख्श दो। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। अंजलि डॉक्टर राजीव से काफी हद तक नफरत करती थी, पर आखिर डॉक्टर राजीव थे तो उसके पति ही। अपने पति को इतना असहाय और लाचार देखकर अंजलि के मन में डॉक्टर राजीव के प्रति दया और सहानुभूति एक साथ उमड़ पड़े। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर राजीव के कमरे में जा पहुंची और उसने राजीव के कंधे पर हाथ रखकर उनके चेहरे को अपनी ओर कर लिया और बोली, ये कौन है जो आपको इस तरह ब्लैकमेल कर रही है? राजीव की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने अपने चेहरे पर सहानुभूति लाते हुए कहा, मुझे बताइएगा, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इन विषम परिस्थितियों में अंजलि का सहारा पाकर डॉक्टर राजीव फूट फूट कर रो दिए।
अंजलि ने राजीव का सिर अपनी बाहों में लेकर उनको सच्चे अर्थों से सांत्वना दी। डॉक्टर राजीव ने उसे पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। हनी ट्रैप में लाचार कीड़े की तरह फंसे हुए राजीव को बाहर निकालने के लिए अब अंजलि कमर कसकर खड़ी हो गई। उसने राजीव से बैंक से पैसे निकालने की तथा बैंक ट्रांसफर से पैसे रीता को देने की सारी डिटेल मांगी। राजीव ने डॉक्टर अंजलि को बैंक से वह सारी डिटेल निकाल कर दे दी। अंजलि ने राजीव से कहा, चलिए अब हमको पुलिस स्टेशन चलकर इस हनी ट्रैप की शिकायत करनी चाहिए। राजीव टेंशन में भरकर हाथ जोड़कर बोला, अंजलि, अगर मैं उस महिला की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सभी लोग मुझे आवारा और बदचलन समझने लगेंगे। समाज में अपनी इस बदनामी को लेकर भला मैं कैसे जी पाऊंगा। अंजलि ने कहा, आपके पास इस दलदल से निकलने का मात्र यही एक उपाय है। आपके फोन पर लगातार पैसे की डिमांड की आती रीता की सारी कॉल और बैंक स्टेटमेंट तथा उसके द्वारा की गई पैसे की डिमांड करती हुई एक दो कॉल की रिकॉर्डिंग हमारा उद्देश्य निश्चित तौर पर पूरा कर देगी और आप इस कुटिल महिला के चंगुल से निश्चित तौर पर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी राजीव। और अंत में 2 दिन के सोच विचार के बाद राजीव अपनी पत्नी अंजलि के साथ घटनाक्रम की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने जा पहुंचा। इस बीच उन्होंने रीता के पैसे के डिमांड वाले कुछ कॉल भी रिकॉर्ड कर लिए थे। अंजलि ने वकील के साथ मिलकर सारी रिपोर्ट सही ढंग से तैयार की और उसने राजीव के सारे बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक ट्रांसफर जो रीता के नाम पर और रीता के एक दोस्त के नाम पर थे तथा धमकाकर और पैसे की डिमांड करने वाले रिकॉर्ड किए कॉल्स को लेकर एविडेंस के तौर पर अपनी रिपोर्ट के साथ लगा दिए और इस रिपोर्ट को पुलिस थाने में रजिस्टर्ड करवा दिया। रीता को शायद इस बात का थोड़ा भी आभास नहीं था कि इतने कमजोर और डरपोक व्यक्ति वाला राजीव कभी उसकी शिकायत भी कर सकेगा। जब यह सारा गुप्त घटनाक्रम उजागर हुआ तो ये न्यूज़पेपर और टीवी चैनल की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। इससे डॉक्टर राजीव की छवि तो धूमिल हुई पर अब वो रीता जैसी लड़की के कठिन चंगुल से बाहर आ गए थे। रीता की गिरफ्तारी के बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इस घटनाक्रम का प्रभाव ये हुआ कि अब डॉक्टर राजीव अपनी पत्नी डॉक्टर अंजलि से सचमुच में प्यार करने लगे थे। जो अपनी पत्नी अंजलि को घर में अछूतों की तरह व्यवहार करते थे, वही राजीव अब उसे अपने गले का सबसे मूल्यवान हार समझने लगे थे। अब पति पत्नी के बीच बहुत ही निर्मल पावन प्यार की अविरल गंगा बहने लगी थी। डॉक्टर अंजलि के कष्ट भरे जीवन में अब एक बार फिर से बहार आ गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।